मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की भी क्लास में हम साइकेट्रिक इमरजेंसीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज की जो साइकेट्रिक इमरजेंसी है दैट इज द ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। ये ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस क्या होती हैं कि इस ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस में क्या होता है, इसमें इंसान को होता है कि जो ये पेशेंट होता है इसकी जो फीलिंग्स हैं और जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं इमोशंस हैं, ये इफेक्ट होती है किस वजह से? ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई भी एक्सटर्नल या ओवरवेलम्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ जाएगा जिसमें इंसान की जो स्टिमुलाई जिसकी इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इस वजह से एक इमरजेंसी आती है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को, ये एक इंसान है या कोई भी पेशेंट है, ये लेंगे हम कि एक अचानक से फॉर किसी की लव्ड वन की डेथ हो गई है, तो दैट लव्ड वन इज द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। या फॉर एग्जाम्पल एग्जाम होता है, तो एग्जाम के बाद रिजल्ट जब आता है, कोई किसी का रिजल्ट फेल होता है या किसी का रिजल्ट पास हो जाता है, तो जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई वो ये सारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। इन एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से क्या होता है, इस इंसान की इमोशंस भी चेंज होती हैं, इस इंसान की फीलिंग्स भी चेंज होती है, उस इंसान की बिहेवियर भी चेंज होता है। तो जब ये तीनों चीजें इफेक्ट हो जाती हैं किस वजह से? जब एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ जाता है। इट विल बी स्ट्रेस, इट विल बी अदर जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है वो आ जाते हैं। इनकी वजह से एक इंसान की फीलिंग्स और इमोशंस और बिहेवियर में भी चेंज आ जाती है, और दैट ऑकर उसकी वजह से क्या होता है, इसकी एक डिस्टर्बेंस हो जाती है जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। एक कोई भी सिचुएशनल हो जाएगी, या लव्ड वन की डेथ, या एग्जामिनेशन मैंने जो बोला है, या किसी हम बोलेंगे कि कोई पर्सनल अफेयर या कोई भी चीज होगा, या डिवोर्स हैं, वो चीजें हैं, वो दे आर ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, दे आर ऑल द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इनकी वजह से क्या होता है, इंसान की जो डिस्टर्बेंस होती है उसकी फीलिंग्स भी आ जाती है डिस्टर्बेंस, इसकी इमोशंस भी डिस्टर्ब हो जाती है, और इसका बिहेवियर भी हो जाता है। किस वजह से? दैट इज द ओवरवेलम्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एंड दैट साइकेट्रिक इमरजेंसी इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। क्लियर? अब इस ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस को हम कैसे मैनेज करेंगे? आपने देखा होगा मैंने हर किसी साइकेट्रिक इमरजेंसी में मैनेजमेंट में साथ दिया है, तो इसमें भी हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? दैट ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस में क्या मैनेजमेंट करेंगे? फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको जो पेशेंट है दैट इज द रीअश्योर करना है। रीअश्योरेंस द पेशेंट। इस रीअश्योरेंस में हम क्या करते हैं? इस रीअश्योरेंस में हम पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, इसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, इसकी इमोशंस को स्टेबलाइज करते हैं, इसकी फीलिंग्स को हम स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज वी विल मैनेज दिस पेशेंट, दैट इज यू हैव टू ऑलवेज गिव द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इसको पेशेंट को देना है। आपको जितने भी जो पहले पास्ट जो लास्ट साइकेट्रिक इमरजेंसी में वहां पे भी मैंने बोला था कि यू हैव टू ऑलवेज एनहांस द सेल्फ एस्टीम, यू हैव टू एनहांस दिस सेल्फ जो सेल्फ एस्टीम उसको बूस्ट करना है। और दूसरी चीज है यू हैव टू यूज द पॉजिटिव रीइंफोर्स, दैट मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन नॉट ऑन द वीक पॉइंट्स, यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव पॉइंट्स। दिस वाज द सेकंड मैनेजमेंट। उसके बाद पेशेंट allow the patient to ventilate the feelings. दैट मीन्स आपको पेशेंट को क्या करना है, आप उसको जितनी भी फीलिंग्स उसके अंदर हैं उनको आपको उसको अलाउ करना है कि आप बोलो, जितनी भी इमोशंस हैं आपके अंदर, जितनी भी आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो आपको बाहर ले आओ, ताकि इससे वजह से क्या होगा, जो पेशेंट की जो फीलिंग्स हैं अंदर भी, जितने भी आपकी इसकी जो स्टिमुलाई अंदर हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स को बाहर लाएगा। उसकी वजह से इस पेशेंट को क्या होगा, इट विल बिकम स्टेबलाइज। वो दिस इज द साइकेट्रिक इमरजेंसी दैट इज ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस। उसके बाद एक और साइकेट्रिक इमरजेंसी है दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। ये सबों ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स किस में होते हैं। ये एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स एक साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक्स।
जब भी कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक्स खाता है उसमें एक साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। तो जो भी पेशेंट एंटीसाइकोटिक्स खाएगा उस एंटीसाइकोटिक्स खाने के बाद पेशेंट को एक दिस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आएंगे। तो ये एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं? इस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स में पेशेंट को बहुत सारे मूवमेंट प्रॉब्लम होती हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट हैव अ टार्डाइव डिस्काइनेशिया, पेशेंट हैव अ डिस्टोनिया, पेशेंट हैव अ एकाइनेशिया, पेशेंट हैव अ एकाइथीशिया। दे आर द एक्स्ट्रा पैरामिडल या ब्रेडिकाइनेशिया। बहुत सारे एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम है। जब हम एंटीसाइकोटिक्स पढ़ेंगे तो एंटीसाइकोटिक्स में हम ये डिटेल में ये एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स पढ़ेंगे, ये साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज टार्डाइव डिस्काइनेशिया, एकाइनेशिया, dystonia and bradykinesia. These are the side effects of the antipsychotics. अब जो पेशेंट ये ड्रग्स खाता है तो इसमें ये एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स पाए जाएंगे और इन वजह से पेशेंट को बहुत सारी मूवमेंट्स प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी मूवमेंट वीक भी हो सकती है, कम भी जाती है, इसकी मूवमेंट इंक्रीज भी हो सकती है, इसका जो दैट इज द कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम वो भी जाती है। किस वजह से? दिस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम से। तो इसलिए द पेशेंट हु इज टेकिंग द एंटीसाइकोटिक्स विल हैव अ इमरजेंसी, विल हैव अ साइकियाट्रिक इमरजेंसी दैट इज कॉल्ड द ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स दैट इज ड्यू टू द टेकिंग ऑफ द एंटीसाइकोटिक्स। उस वजह से क्या होता है, पेशेंट को दिस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आ जाते हैं। इसमें हम मैनेज कैसे करेंगे इस पेशेंट को जो ये एंटीसाइकोटिक्स खाता है जिसमें एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आते हैं, इस पेशेंट को हम मैनेज कैसे करेंगे? फर्स्ट वन इज दैट कि यू हैव टू, जो भी ड्रग इंसान खाता है, जो भी इंसान जो ड्रग खाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, यू हैव टू ड्रग को आपको स्टॉप करना, यू हैव टू स्टॉप द ड्रग इमीडिएटली। जो भी पेशेंट है इसकी जो ड्रग है उसको स्टॉप करना है। यू हैव टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको मेंटेन करना है। जितनी इसकी फ्लूइड, अगर इसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगी तो आपको मेंटेन करना है। उसके बाद यू हैव टू गिव द डायज़ेपाम। हम डायज़ेपाम देते हैं क्योंकि मैंने अभी बोला कि जो ये एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स हैं इसमें बहुत सारी मसल प्रॉब्लम आती है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आती है। तो इस पेशेंट को आप एक ड्रग रिकमेंड करोगे दैट इज द डायज़ेपाम। डायज़ेपाम किस लिए होता है? दैट इज टू प्रिवेंट द मसल स्टिफनेस। इसकी मसल स्टिफनेस हुई होती है तो इसको हम रोकेंगे डायज़ेपाम के थ्रू। हम एक ड्रग देंगे दैट इज कॉल्ड डायज़ेपाम। इस वजह से पेशेंट की जो मसल स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी। वो किस वजह से आती है वो मसल स्टिफनेस? दैट इज ड्यू टू द टेकिंग ऑफ द एंटीसाइकोटिक्स। नाउ हम एक और साइकियाट्रिक इमरजेंसी पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द ड्रग टॉक्सिसिटी। ड्रग टॉक्सिसिटी आपने कॉमन नाम सुना होगा कि एक ड्रग टॉक्सिसिटी साइकियाट्री में मोस्ट कॉमनली होती है, दैट इज कॉल्ड द लिथियम टॉक्सिसिटी। जब इंसान एक लिथियम ज्यादा अमाउंट में खाता है, क्योंकि लिथियम की एक थेरेपेटिक लेवल इन ब्लड है, तो वो अगर उससे एक्सीड जाएगी तो तब एक इंसान को लिथियम टॉक्सिसिटी होती है। लिथियम इज द मोस्ट रिकमेंडेड ड्रग जो आप कॉमनली यूज होता है साइकियाट्री में। तो मोस्ट कॉमन टॉक्सिसिटी भी इसी की हो सकती है। जो पहले हम ये लिथियम की नॉर्मल लेवल क्या है, लिथियम की थेरेपेटिक ब्लड लेवल क्या है? लिथियम की ब्लड थेरेपेटिक लेवल है, ब्लड थेरेपेटिक लेवल दैट इज 0.6 to 1.2 milli equivalent per liter. This is the normal therapeutic level of lithium in blood. So that means जब इंसान की लेवल ये होगी that means कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं आएगी। अगर इंसान की 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा ब्लड में आएगा दैट इज द टॉक्सिसिटी। अब इसको हमने क्लासिफाई किया है टॉक्सिसिटी को, हमने इसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। वन इज कॉल्ड एज द माइल्ड, सेकंड इज कॉल्ड एज द मॉडरेट, उसके बाद है सीवियर। माइल्ड में क्या है? 1.5 to 2.5, 1.5 to 2.5, उसके बाद 2.5 to 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और उसके बाद जब सीवियर आता है दैट इज अबोव 3.5। तो ये तीन कैटेगरीज हैं जब हम टॉक्सिसिटी लेते हैं लिथियम की। फर्स्ट इज माइल्ड 1.5 to 2.5, मॉडरेट 2.5 to 3.5 और सीवियर दैट इज अबोव 3.5। तो
जब इंसान की जब अब इंसान की लेवल 1.5 आ जाती है तब हम इसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं। अगर ये 2.5 से 3.5 जाता है तो यहां पे लीथल कंडीशन बन जाती है, यहां पे पेशेंट की डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, यहां पे पेशेंट को कोमा में जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है जब इसकी लेवल 2.5 से ज्यादा जाएगी। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज जिसमें आप इसको इस लीथल टॉक्सिसिटी को कैटेगराइज कर सकते हैं। दिस इज द इमरजेंसी दैट इज कॉल्ड द ड्रग टॉक्सिसिटी। किस वजह से होती है? दैट इज द लिथियम की वजह से। और दीज आर द लेवल्स एंड दिस इज द नॉर्मल थेरेप्यूटिक लेवल। उसके बाद हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जो ये पेशेंट है इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? देखा गया है कोई भी एंटीडोट अवेलेबल नहीं है अभी तक, कोई भी एंटीडोट अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ है कि हम इस लिथियम को एंटीडोट दे दें, क्योंकि हर ड्रग का एंटीडोट होता है, बट इस लिथियम का अभी कोई एंटीडोट नहीं दिया होता है। बट एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट बोला गया है कि अगर हम इस पेशेंट को हीमोडायलिसिस करेंगे, हीमोडायलिसिस इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट हु हैव अ टॉक्सिसिटी ऑफ द लिथियम। तो लिथियम टॉक्सिसिटी में हम एक हीमोडायलिसिस करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हम इससे जो टॉक्सिसिटी है उससे दूर कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज द another psychiatric emergencies. तो this was all about from the today's lecture. मैंने आज 3 psychiatric emergencies पढ़ाए हैं. One is the transient situational disturbance, and second is the extrapyramidal symptoms due to taking of antipsychotics mainly, and third one is the drug toxicity that is due to the lithium. So this was all about from this today's lecture. I hope you understand. कोई भी डाउट हो तो you can comment box में जो भी मैसेज या कोई भी कंफ्यूजन वो डाल दो. Thank you so much from today.